करीब 19 साल से एक कर्मचारी अपना काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। जैसे उसे हर बार अपने काम के अलावा एक और काम दिया जाता था, यानी कि एक लाश उसके सामने आती थी और उसको दफनाना होता था। ठीक वैसे ही दिसंबर 2014 की ये बात है। उसने उसको कहा जाता है कि एक लाश दफनानी है, इसके लिए इंतज़ाम कर लो। जैसे ही लाश दफनाने की बात आती है, पहले जाता है गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद फिर उस लाश को देखता है और वह देखते ही रह जाता है। दरअसल वह लाश एक लड़की की होती है और उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, यानी कि उसने बस एक आधे अंडरवेयर जो गारमेंट्स वगैरह पहने हुए थे। और जैसे ही वह उसके करीब जाता है तो देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। चीख निकलने वाली बात यह थी कि उसके परिवार की एक लड़की जो काफ़ी दिन से गायब थी, उस लड़की को हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन उस लड़की की जो उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई गलत काम किया गया है। आखिरकार क्योंकि उससे पहले से ही यह काम करता चला आ रहा है, इसलिए उसने उस लाश को बिल्कुल भी वैसे ही दफना दिया जैसे अब तक उसने सैकड़ों लाशों को दफनाई थी। उस लाश को दफनाता है और दफनाने के बाद सीधा घर पहुंचता है और अपने पत्नी पत्नी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपना सारा जो सामान है तैयार कर लो और तैयार करने के बाद हम यहाँ से भागना है। दरअसल अब जो हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। अपनी जो उसकी पत्नी होती है वह सारा सामान तैयार करती है, बांधती है और वहाँ से चुपचाप मौका पाते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। वो अपना ना केवल अपना प्रदेश छोड़ते हैं बल्कि दूर प्रदेश में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लगातार ऐसी जगह बदल रहे थे। जब जब वो सोने की कोशिश करता था तब उसके सामने वो लाशें आने लगती है, वो खोदते हुए गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए 11 साल के बाद फिर वापस वहाँ लौट कर उसी जगह पर आता है और आने के बाद कहता है कि साहब अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मेरे सीने में एक राज का दफन है, मैं उसे बताना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह राज की बात बतानी शुरू की, इससे पूरे भारतवर्ष में हलचल मच गई। हलचल मच जाती है और हंगामा खड़ा हो जाता है और हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ है, क्या नहीं। आज की इस कहानी के बारे में मैं आखिरकार ये सैकड़ों लाशों का राज क्या है, उस कहानी पर हम लोग बात करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई एक बार फिर से कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है दक्षिण कन्नड़ जिले में एक जगह लगती है धर्मस्थला गाँव। धर्मस्थला गाँव का एक व्यक्ति है जो फिलहाल नकाबपोश है, जिसका चेहरा हो या हाथ हो या पैर हो या तन हो, हर एक हिस्सा उसका ढका हुआ है। उसकी आंखें सिर्फ देखती है, लेकिन कैमरे की नज़र उनकी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो कपड़ा उसके चेहरे पर ढका हुआ वो भी उसकी आंखों से थोड़ा सा दूर है। वो तो देख सकता है दुनिया को, लेकिन दुनिया या उसके कैमरे उसको नहीं देख सकते। दरअसल उसने यह अभी की बात है, जुलाई 2025 की शुरुआत की बात है। इसने एक पत्र लिखा जिले के एसपी के नाम, और पत्र लिखने के बाद उसने कहा कि साल 1995 की बात है। धर्मस्थला के पास जो गांव है वहां पर कर्नाटक का धार्मिक स्थल है जो कि बहुत ही प्रमुख है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते और जाते हैं और उनकी कुछ मान्यता होती है जो वहां से पूर्ण भी होती है। इस मंदिर का नाम है श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर। वहां पर उसकी 1995 में सफाई कर्मचारी के दौरान के तौर पर नौकरी लग जाती है और वहीं उसी मंदिर के पास में एक नदी है जिसका नाम है नेत्रवती नदी। दरअसल नेत्रवती नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और यह लंबे समय से ऐसे चल आ रहा था। उसको इस नदी के आसपास का जो एरिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु कई बार हो सकता है कि सामान वगैरह फेंक कर चले जाते हैं। इस हिसाब से पहली बार उसको पास एक काम आता है अपने काम के अलावा कि उसे कुछ दफनाना है या फिर यानी कि गड्ढा खोद कर दबाना है। शुरुआत में उसको बताया नहीं गया था, लेकिन उसने एक ऐसा अंदाज़ा लगाया कि जो लाश आई दरअसल या तो वो नदी में डूब गया होगा या फिर उसने किसी वजह से अपनी जान दे दी होगी। और इस तरह के जो मामले होते हैं कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में उसने ऐसे ही गड्ढा खोदा, उसने दबा दिया। इस तरह से एक शुरुआत थी और शुरुआत होने के बाद साल दर बीतने के बाद और ऐसे ही करते करते वो लाशें आती है। लाशों कई बार खासकर महिलाओं की लाशें होती थी, खासकर लड़कियों की लाशें होती थी, पुरुषों की तो सिर्फ इक्का दुक्का की लाशें होती थी। इस तरह से उसने गड्ढे को दफनाना शुरू किया था, लगातार ऐसे ही करता चला जाता है 19 साल तक। जब उसने तैनाती पाई थी तब वो लगभग 20 साल के आसपास का था और ऐसे करते करते और 20 साल हो जाते हैं। जब वो 40-41 साल के आसपास वह हो जाता है तब तक यहाँ पर वह सैकड़ों की संख्या में लाशों को दबा चुका था और दावा करता है उस पत्र के माध्यम से कि जितनी भी लाशें आती हैं उनमें से ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों के साथ गंदे और घिनौने कृत्य होते थे। इसलिए उनके गले पर भी निशान होते थे, इसलिए उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी निशान होते थे, इसलिए वो यह सब कर रहा था। लेकिन दिसंबर 2014 में जब उसी के परिवार की एक लड़की की लाश आती है, जब उसने उसको अपने हाथों से दफनाया, उसने उसको अपनी आंखों से जिस अवस्था में देखा, तब शायद उसकी आंखें खुल जाती है और वो भाग जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। बार बार ये सपने में ये सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने तैरते रहते हैं, वह परेशान रहता है, इसलिए वह आया
आपके पास। यानी कि एसपी को पत्र लिखकर वह मांग करता है कि साहब इस मामले की जांच कर लीजिए, यदि यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया तो शायद यह कभी नहीं आएगा। अब फिल्म उससे पूछा गया कि तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मेरी जान को खतरा पैदा किया कर दिया था, परिवार को भी जान से मारने की धमकियाँ दी गई थी, इसलिए उसने अपने परिवार के लिए अपने लिए ये सब करने से रुक गया था और इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो भाग जाता है। साल 2014 में 11 साल बाद वापस लौट कर आता है। अब चाहे उसे कुछ भी हो जाए वो डरना नहीं चाहता। वह आगे से लड़ाई को लड़ना चाहता है और यह लड़ाई अगर उससे कुछ भी हो जाता है तो कम से कम इसकी लड़ाई को अब बहुत सारे लोग लड़ने को तैयार भी हो जाएंगे। एसपी ने इस पत्र को लिया और पत्र को लेने के बाद आखिरकार इस मामले को गंभीरता से लिया और साथ ही इस पत्र में यह लिखा हुआ था कि मैं इससे किसी के भी नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल हैं। जब वक्त आएगा तो मैं उन सब लोगों के नाम ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पुलिस की जांच होगी, जब सब जो लाशें हैं, कंकाल जो भी हैं मिलेंगे, उसके अंदर उनके बाद जो अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से होगा, तब शायद वो चैन की नींद सो सकता है और उसे फिर आराम से मिलेगा। इस तरह की बातें होती है। 4 जुलाई 2025 को उस पत्र के आधार पर आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और ऐसा एफआईआर दर्ज होती है तो फिर सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में आने लगता है। अब इस व्यक्ति को पूरी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, ताकि इसके परिवार का पता ना चल जाए, ताकि इसके बारे में कोई जानकारी किसी को ना मिल जाए, तो इसलिए उसको पूरी तरह से ढक के रखा जाता है। उसके हाथों, पैरों या फिर शरीरों का हर एक हिस्सा, बस उसकी आंखों के थोड़े से गोले जो खुले हुए रहते हैं, जिससे कि वो बाहर की चीज़ें देख सके, कि लेकिन बाहर की के कोई व्यक्ति उसको ना देख सके। इसलिए कोर्ट में जाता है और 164 के बयान होते हैं जो पत्र में बताया गया था। अब कोर्ट के सामने यानी कि जज के सामने इससे भी बड़ी बातें वह बताता है और उसके बाद फिर जज साहब फिर उस मामले में अपनी तरफ से आदेश भी जारी कर देते हैं। इधर जज साहब भी आदेश जारी कर देते हैं कि उधर 19 जुलाई की यह बात है। जो सामाजिक संगठन होते हैं, साथ ही विभिन्न संगठन जो होते हैं वो भी सामने मैदान में आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले ये भी मांगे उठती रहती है, लेकिन इस बार में जो मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट होता है, तो लगभग 8800 कुछ पोस्ट कर दी जाती हैं। इसको रोकने के लिए सोशल मीडिया के सामने मामलों को बाकायदा जो हाई कोर्ट में भी जाया जाता है, कहा जाता है कि साहब इसे थम यानी रोकिए, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है इसको थामने की कोशिश करिए। लेकिन कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया और मामला ये लगातार हाईलाइट होता चला जाता है। फिर आखिरकार कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात सामने आना पड़ता है और पत्र लिखना पड़ता है और बहकना पड़ता है कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा रहा है और एसआईटी के गठन के लिए डीजीपी रैंक का एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम प्रणव मोहंती होता है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए इनकी वो इस टीम को जो आईटी को लीड करेंगे और इसके साथ ही लगभग 20 ईमानदार ऑफिसरों की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं और डीएसपी। इस तरह की ईमानदारी ऑफिसरों के लगभग 20 ऑफिसरों की टीम गठित की जाती है और उनसे कहा जाता है कि इस मामले की बारीक से बारीक पहलू को भी खंगालने की कोशिश करना है, देखने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिरकार क्या मामला है, क्योंकि आज पूरा देश इस मामले में बातचीत कर रहा है कि इसके बाद 28 जुलाई 2025 को उस व्यक्ति का जो नकाब में है उसको वहां पर ले जाया जाता है। नदी है, इस नदी के पास ले जाने के बाद जिस नदी के आसपास जो एरिया है उसने लगभग 13 ऐसी जगहों को चिन्हित किया। उसने यह दावा किया कि उसने कहा कि मैंने इन 13 जगहों पर अपने हाथों से सैकड़ों लाशें दफनाई है, सैकड़ों लाशें। अब इसके बाद फिर 1 2 3 4 इस तरह से 13 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के बाद वहां पर बाकायदा निशान लगा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि कितना एरिया मैंने तुमको इसको दबाया, लाशों को दबाया, तो उसकी बाकायदा उसकी जो बैरिकेडिंग की जाती है वहाँ पर पुलिस फोर्स जिस प्रकार से जो पुलिस फोर्स तैनात रहती है और रहते हुए जो अपनी जो बातें हैं वो एक एक करके, ताकि उसकी खुदाई हो सके और जैसी भी उसके लिए मजदूरों का इंतजाम कराया जाता है। और सबसे पहली खुदाई होती है 29 जुलाई 2025 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास। मेडिकल टीम, फोरेंसिक टीम और एसआईटी और बड़ी संख्या में मजदूर जैसे भी सब यहाँ पर पहुँच जाते हैं और मीडिया के कैमरे भी इस घटनाक्रम को देखने के लिए, कवर करने के लिए जब पुलिस जाते हैं। अब यहाँ पर कहा अहम जो खुदाई शुरू होती है, क्योंकि यह तारीख जो थी 29 तारीख थी, यानी 29 जुलाई, उस दिन को बेहिसाब बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ने के कारण ही मजदूर अपना काम करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि वह बार बार जितना गड्ढा खोदते हैं उससे ज़्यादा उसके अंदर पानी भर जाया करता था। लगभग 6 घंटे तक खुदाई का काम चलता है। बस पहले से ही जांच तान चिन्ह किया गया था। नंबर 1 नंबर उसको खोदा जाता है, उस साइड पर जाया
जाया जाता था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता क्योंकि पहला दिन था और बहुत ज़्यादा काम जुड़ भी नहीं पाया था। आखिरकार पहले दिन खाली हाथ लौट कर वापस आते हैं और अगले दिन यानी कि 30 जुलाई 2025 को फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। लेकिन उस दिन बारिश कम थी, इसलिए साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 और साइट नंबर 4 और साइट नंबर 5 जगह पर खुदाई होती है। और जब लगातार खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। हालाँकि एक ब्लाउज़ मिलता है, एक एटीएम जो कार्ड वो मिलता है, एक पैन कार्ड मिलता है। अब इस मामले की जाँच पड़ताल की जाती है और जाँच पड़ताल करने के बाद कि आखिरकार यह पैन कार्ड किसका है, तो पता चलता है कि पैन कार्ड का जो एटीएम कार्ड जो होता है वह बेंगलुरु के एक नेलमंगला एक जगह लगती है और नेलमंगला के पास ही एक डब्बोज से एक जगह लगती है। वहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सिद्ध लक्ष्मण होता है, उसका एटीएम होता है और उसका बेटा जिसका नाम सुरेश होता है, उसका पैन कार्ड होता है। अब पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंचती है जो नीलमंगला के डब्बोस में। वहां जाने के बाद यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला था, तो पता चलता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। लेकिन सुरेश इतनी दूर, उसको ये एटीएम कार्ड उसकी माँ का जो माँ का कार्ड था, जो पैन माँ का था, एटीएम कार्ड था और बेटे का पैन कार्ड इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उनसे जब पूछने से पड़ताल करने से पता चलता है क्योंकि इसकी जो माँ है सिद्ध लक्ष्मण, दरअसल वो अभी ज़िंदा है लेकिन थोड़ी बीमार रहती है। वो कहती है कि 5 साल पहले उसका बेटा वहाँ गया था और बेटे को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। धर्मस्थला में उसके दर्शन भी करने गए थे और साथ ही जो नदी थी उस नदी में उसको वहाँ जाने के बाद स्नान करना था और वहीं पर उसका बेटा ही बताता है कि एटीएम कार्ड और पैन कार्ड उससे ज़रूरी कागजात थे वही कहीं गिर जाते हैं। उसने ढूंढने की तमाम कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाती है। आखिरकार साइट 2 पर जो ब्लाउज एटीएम और पैन कार्ड मिलता है उसकी हकीकत भी सामने आ जाती है। उसके बाद 31 जुलाई को फिर से जेसीबी मशीन को और जो ये मजदूर होते हैं यहाँ सब पहुँच जाते हैं और साइट नंबर 6 पर खुदाई शुरू हो जाती है। दरअसल जेसीबी का जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसको खोदने का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद फिर मजदूर अपने फावड़े से या उनके पास जो भी जो इक्विपमेंट थे उन इक्विपमेंट से खुदाई वगैरह शुरू होती है और उसके बाद पता चलता है कि वाकई में सचमुच वहाँ पर कंकाल निकलने शुरू हो जाते हैं। लगभग मानो कि 25 हड्डियाँ वहाँ पर मिलती हैं, जिससे 2 जांघों की हड्डियाँ होती है, 5 दांत होते हैं, जबड़े होते हैं। इस तरह से जब उन्हें कहा जाता है कि आप हावड़े वगैरह का इस्तेमाल करते रहना और आप आराम से इसकी कुटाई करना। उन्होंने हाथों से एक-एक हड्डी को बड़े से निकाला और निकालने के बाद उसे फोरेंसिक जो टीम थी उसके हवाले किया और फोरेंसिक टीम के लैब में भेजा पता करने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है और क्या यह पुरुषों का कंकाल है या किसी महिला या किसी लड़की का, जो भी है उम्र का भी पता चल जाता है और उससे ये कौन-सा जो जेंडर है, महिला या पुरुष, उसका भी पता चल जाएगा। साथ इसकी मौत का कारण भी पता चल पाएगा कि आखिरकार ये नेचुरल मौत है या फिर उसको मारा गया है या फिर कोई और वजह है। तमाम इस पहलू की जो जाँच पड़ताल करने के लिए आखिरकार अभी लगभग 15 से 20 दिन में इसकी शायद रिपोर्ट आएगी और इसके अलावा फिर जो टीम ने फिर अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को फिर से खुदाई करने के लिए टीम पहुँच जाती है और 7 नंबर साइट और 8 नंबर साइट इन दोनों जगह खुदाई की जाती है। लेकिन वहाँ खुदाई के बाद पता चलता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में जब ये एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की जाती है, जिस व्यक्ति ने शिकायत की, इन शिकायतों के आधार पर कितनी सच्चाई है कि नहीं है, तब वो एक्सपर्ट कहते हैं कि यह नदी का किनारा है और नदी का किनारा होने की वजह से अभी बात कम से कम 11 साल बाद तो वह खुद शिकायत कर रहा है और पिछले 19 साल से यह उसे काम किया था। तो साल 1995 से लेकर 2014 तक इस बीच में जो लाशें तो गली गई होगी पूरी तरह से, लेकिन जो हड्डियां हैं वहाँ पर कुछ नमी होने की वजह से शायद हड्डियां भी पूरी तरह से गल गई होगी। इसलिए इस मामले को अभी जांच करना बहुत उच्च स्तरीय ज़रूरी है। हालांकि जितनी जगह पर खुदाई की गई है वहाँ पर सिर्फ 6 नंबर साइट पर ही कुछ कंकाल मिले हैं, बाकी साइटों पर नहीं मिले हैं। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि जो 9 साइट 10 और 11 और 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यह नदी से थोड़ा दूर की स्थिति पर है। अब दूरी की स्थिति पर है तो यहाँ पर नदी का जो पानी का असर है वह शायद यहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर उम्मीद ये बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा लाशें भी यहीं पर दफनाई गई है। अब इसके बाद जो खुदाई होगी तो उससे आखिरकार पता चल ही जाएगा कि 2 अगस्त 2025 को जिस प्रकार खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि 9 और 10 जो साइडें थी वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता और 11, 12, 13 तीनों साइडें बची हैं। इन 3 साइड पर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस बीच में यानी कि जब यह शिकायतें का दौर चल रहा था तभी एक महिला जिसका नाम सुजाता भट्ट होता है, जो कि 15 जुलाई को एक शिकायत लेकर पहुँचती है कि जिसको CBI पूर्व स्टेनोग्राफर भी होती
होती है वो कहती है कि उनकी बेटी मणिपाल से वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा होती है और धर्मस्थला में साल 2023 में दर्शन करने के लिए जाती है और उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि उसने उस वक्त एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी एफआईआर कोई दर्ज नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई काफ़ी दिक्कतें परेशानी होती है। उसे फिलहाल पत्र लिखकर यह कहा कि उसकी बेटी के जो अवशेष हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जाए, उसको पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उसकी जो बेटी है कहाँ है और कहाँ नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। एक तरफ तो अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और सोशल मीडिया की आवाज़ों को दबाने की कोशिश भी की जाती है। दूसरी तरफ पुलिस का एक अधिकारी होता है जो फिलहाल आरटीए एक्टिवेट होता है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो लगातार नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि धर्म जो स्थला है इसमें शिकायतें कर रहा था। आरटीए इसे मांग कर रहा था, जिसका नाम होता है अधिकारी गिरीश मतोनावर। वह लगातार कह रहा है कि अभी तक जो लाशें यहाँ पर है उसके बारे में जानकारी जो भी इकट्ठा कर सकते हैं बताइए। हर एक बार आरटीए मांगी तो उसे आरटीए के माध्यम से कुछ भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हाँ, तो तब तो हो जाती, अगर पहले होना तो हो जाती जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड होते हैं वह सब गायब हो जाते हैं। इसलिए उसका दावा यह है कि अधिकारी यहाँ पर 100 से 10 दिन नहीं बल्कि 100 से 10 नहीं बल्कि लगभग 500 लाशें मिलेगी आपको। इसलिए जब जब उसने शिकायतें की तब तक उसे या तो मानहानि का केस उस पर ठोक दिया गया है, करोड़ों रुपए उसके नोटिस भेज रहे हैं, उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। जब उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर आता है तो बताया जाता है कि इतना ऊंचा गट्ठर जो उसके पास नोटिसों का आ चुका है, यानी कि जो भी लोग हैं पूरी कहानी के पीछे वाकई बहुत ताकतवर है और इसकी सच्चाई के लिए वो जांच भी कराने की बात करता है। ऐसे ही कर्नाटक प्रदेश के पूरे डीजीपी होते हैं, वे कहते हैं कि हाँ वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में ना केवल इस मंदिर के आसपास की यह जांच की जानी चाहिए, साथ ही जो पुलिस स्टेशन में 1995 से लेकर बल्कि उससे पहले से लेकर आज तक जो भी यहाँ पर तैनात रहा है हर एक व्यक्ति, हर एक अधिकारी से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार उसका क्या रोल रहा है। क्या पहले भी शिकायतें जरूर आती रही होगी गायब होने की, गुमशुदा होने की, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की है, क्या नहीं की। तो यह वाकई बड़ा सवाल है और इस मामले में यह भी इसमें एक बात बताई जाती है, जब हमने रिसर्च किया तो पता चलता है कि मंदिर तो हिंदुओं का है, लेकिन एंग्लो और मैसूर के दौरान इस मंदिर का जो प्रशासनिक ताकत थी वो जैनियों के हाथ में आ जाती है, वहीं इसका पूरा बागडोर संभालते हैं। हालांकि बाकी जो काम होते हैं वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन इसके अभी जो मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जैसे ही वो नकाबपाश उस समय सफाई कर्मचारी ने पत्र लिखकर अपनी पूरी कहानी, पूरी दास्तां बयां की है, उससे पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया है कि एक जगह पर वहाँ लड़कियों का शोषण भी होता है, जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती है और वह ना केवल उनके साथ ऐसा होता था बल्कि उनकी हत्या करने के बाद उनको वहाँ पर दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। वह खुद व्यक्ति जो नकाबपोश है और वो कम से कम अहम 200 ऐसे शवों को दफनाने का दावा कर रहा था। कितना सच है कितना नहीं है इसकी एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी का जो ऊपर दावा किया जा रहा है कि जीत वो कुछ भी हो कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर की चीज़ें चीज़ें जरूर है खोद कर बाहर निकालेगी। दोस्तों जाते जाते जिस प्रकार से जो प्रवीण भाई है, पावन भाई है और प्रकाश वेदिंग है और मथुरा से ओम प्रकाश ज्ञानी और इसके साथ साथ जाते हुए हरियाणा के कैलाश कुमार, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। थैंक यू।